नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा थियरी पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग खनिज तत्व और जल के बारे में पढ़ेंगे। और आपके सिलेबस में पॉइंट 9 अगर आप देखेंगे तो भोजन के आवश्यक घटक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, जिसमें से हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में आपको अच्छे से सारे उनके फंक्शन हो, चाहे उनकी आवश्यकताएं हो या उनके सोर्सेज हों, हमने आपको बता दिए हैं। प्रैक्टिस सेट में जो शुरू के 5-10 मिनट होते हैं उसमें हम थियरी करा रहे हैं इस समय, और इसी तरह से आगे भी आपको थियरी कराते रहेंगे जब तक कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। एक बार फिर उन्हीं थियरी पर बेस्ड ऑन हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हम लोग खनिज और पानी के बारे में देखेंगे। वीडियो को आप सभी पूरा देखा करिए, ये आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। तो खनिज तत्वों में सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सोडियम को लेकर के। सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है शरीर में, अगर इनकी कमी भी होती है तभी भी शरीर बीमार नहीं पड़ता है, कुछ समय के लिए चल जाता है। इसके बाद आयरन, केवल फास्फोरस की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी और तत्व अगर कमी होती हैं तो उनकी वजह से कोई ना कोई दिक्कत, समस्या शरीर को होने लगती है। उसके बाद फिर आयोडीन, और फिर हम लोग पानी को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम, तो सोडियम जो है सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में आप देखेंगे तो जो हम लोग साल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं, ये उसका रासायनिक सूत्र होता है। तो सोडियम क्लोराइड या फिर जो नमक या साल्ट होता है, ये भोजन में इसका प्रयोग नियमित रूप से किया जाता है। और इसी सोडियम क्लोराइड में आप देखेंगे बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आयोडीन भी इसमें होता है। और इसके अलावा कुछ पोषक आहार से, जैसे कुछ पत्तेदार सब्जियां होंगी, उनके माध्यम से भी आयोडीन की पूर्ति होती है। तो सोडियम क्लोराइड भोजन में रुचि बढ़ाता है, शरीर के जल और शरीर के लवण का संतुलन देता है। सोडियम क्लोराइड शरीर में जो है जल का संतुलन करता है, शरीर में लवण का संतुलन करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो दुर्बलता और थकावट महसूस होता है। अगर सोडियम तत्व की कमी हो जाए शरीर में तो इससे दुर्बलता और थकावट का अनुभव होता है। प्रतिदिन के भोजन में लगभग 8 से 10 ग्राम तक इस तत्व का सेवन नमक और सब्जियों आदि के माध्यम से किया जाता है। 8 से 10 ग्राम नमक और सब्जियों के माध्यम से, डायरेक्टली नहीं, बल्कि भोज्य जो पोषक पदार्थ है उनके माध्यम से ही तो किसी तत्व को हम ग्रहण करते हैं। कोई भी तत्व हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, आयोडीन हो, तो भोज्य पोषक पदार्थों के माध्यम से ही इन तत्वों को शरीर हमारा ग्रहण करता है। तो सोडियम के बारे में इतने फैक्ट आपको पता हो गए, इतनी ही चीज़ें आप जानते रहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दूसरा तत्व कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम हमारे अस्थियों के निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। इनकी कमी से सबसे ज़्यादा प्रभाव अस्थियों पर ही पड़ता है। और शरीर के उचित पोषण के लिए 0.9 से 1 ग्राम तक कैल्शियम की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। 0.9 से लेकर के 1 ग्राम तक, 0.9 से लेकर के 1 ग्राम तक। आप चाहे तो इनका एक संक्षिप्त नोट्स बना सकते हैं आप सभी, बाकी आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार सुन लेंगे, आपको ये सब चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। अगर 1 पाव दूध का डेली सेवन किया जाता है, 250 ग्राम या 250 ml अगर दूध का सेवन प्रतिदिन किया जाता है, चूँकि दूध में कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त होती है। इसके अलावा सब्जियां हो गई, भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, अनाजे हो गए, विशेष करके जो बढ़ने वाले, विकास करने वाले बच्चे होते हैं और गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनके लिए कैल्शियम की मात्रा लगभग 1.5 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है, लगभग 1.5 ग्राम की। ऐसे तो सामान्य मनुष्य के लिए 0.9 से 1 ग्राम, लेकिन बढ़ने विकास करने वाले बच्चे हों, गर्भवती माताएं हों, दूध पिलाने वाली माताएं हों, उनके लिए 1.5 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता प्रतिदिन के भोजन में ज़रूरी होती है।
इसके अभाव में जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनका निर्माण ठीक से नहीं होता है, हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, सुखंडी रोग हो जाता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। गर्भवती और दूध पिलाने वाले जो स्त्री होती हैं, उनके आहार में कैल्शियम की अगर कमी होती है तो उनके हड्डियों से, उनके अस्थियों से कैल्शियम बाहर निकलने लगता है, जिससे उनकी हड्डियाँ कोमल होने लगती हैं और ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोमैलेशिया, इसके बारे में हम प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी करा चुके हैं, बता चुके हैं। ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धावस्था में होता है, वो भी अस्थियों की ही बीमारी है कैल्शियम की कमी से। और ऑस्टियोमैलेशिया युवावस्था में, या कह सकते हैं कि जो भी अशेष मतलब जो भी प्रारंभ की आयु होती है बच्चों में भी चाहे युवावस्था में, तो कैल्शियम की कमी से सबसे ज़्यादा प्रभाव, या कह सकते हैं कैल्शियम ही अस्थियों का सबसे बड़ा घटक तत्व होता है। इनकी कमी से अस्थियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। प्रतिदिन के भोजन में लगभग 1 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और अगर वृद्धि विकास करने वाले बच्चे हैं, गर्भवती माताएं हैं, दूध पिलाने वाली माताएं हैं, तो उनको 1.5 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता डेली के पोषक पदार्थ में, भोज्य पोषक पदार्थ में होना आवश्यक होता है। ऑस्टियोमैलेशिया यहाँ तक समझ गए आप सभी। इसके बाद अगला यहाँ पर तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस की जो है बहुत ही कम मात्रा शरीर को आवश्यक होती है पोषण हेतु, और लगभग जो है 0.88 ग्राम भी अगर फास्फोरस है, इससे भी कम अगर फास्फोरस अगर शरीर को मिलता है तब भी शरीर को इसकी पूर्ति हो जाती है। और जो शरीर को टोटल जो कैलोरी चाहिए होता है एक सामान्य मनुष्य के लिए, हमने कितना बताया है आपको, 3000 कैलोरी। सामान्य मनुष्य में स्त्री और पुरुष जो समान कार्य करने वाले हैं दोनों लोग आ गए। कठिन श्रम करने वाले पुरुष हैं, उनको लगभग 4000 कैलोरी वाला भोजन प्रतिदिन आवश्यक होता है। इसी तरह से बच्चों के लिए 14 से 18 वर्ष के लिए, 12 वर्ष से कम उम्र के लिए, हमने सब आपको अलग अलग करके बताया था, और इसका एक टेबल भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद अगला यहाँ पर है आयरन। आयरन के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो आयरन की जो मात्रा है लगभग 12 मिलीग्राम प्रतिदिन के भोजन में इनकी आवश्यकता पड़ती है। 12 मिलीग्राम, 12 मिलीग्राम का मतलब हो गया 0.012 ग्राम। इसमें आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1 ग्राम में 1/1000 मिलीग्राम, तो 0.012 ग्राम या फिर 12 मिलीग्राम लौह तत्व की प्रतिदिन आवश्यकता होती है शरीर में भोज्य पोषक पदार्थों के माध्यम से। इसकी मात्रा जो है गर्भावस्था में, और जो माताएं दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं उस अवस्था में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, थोड़ी सी और आयरन की आवश्यकता होती है। और इसकी कमी से एनीमिया या फिर रक्तहीनता नामक बीमारी हो जाती है। इसकी कमी से एनीमिया या फिर रक्तहीनता नामक बीमारी हो जाती है। एक विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है, जिसको पर्निशियस एनीमिया बोला जाता है। एक आयरन की कमी से एनीमिया होता है। इसी प्रकार से एक एनीमिया और भी होता है। तो अलग अलग रक्ताल्पता या फिर अलग अलग रक्तहीनता की बीमारी हो जाती है। तो आयरन के बारे में आप सभी जान गए, लगभग 0.012 ग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, और गर्भावस्था में और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए आयरन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा इससे चाहिए होती है। इसके बाद अगला जो यहाँ पर तत्व है आयोडीन। आयोडीन जो है थायराइड हार्मोन के लिए, उसकी सक्रियता के लिए बहुत आवश्यक होता है। और इस हार्मोन की कमी से, मतलब जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन की सक्रियता के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से बौनापन और मिक्सिडीमा, बौनापन का ही रूप है मिक्सिडीमा, वही है चीज़ है, बौनापन या फिर मिक्सिडीमा नामक बीमारी हो जाती है। और इसी प्रकार से यदि पीने के पानी में या शरीर को अगर प्रॉपर अगर आयोडीन प्राप्त नहीं हो पाता है तो गायटर या फिर घेंघा रोग नामक बीमारी हो जाती है। गायटर या घेंघा रोग, इसके बारे में हम लोग कल वाले प्रैक्टिस सेट में देख रहे थे। और थायराइड हार्मोन की सक्रियता के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। थायराइड हार्मोन की कमी से बौनापन और मिक्सिडीमा नामक बीमारी हो जाती है।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक बार जल के बारे में, पानी, जल के बारे में पूरा देखिएगा आप सभी प्रैक्टिस सेट को, बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। और ध्यान रखिएगा जितने भी हमने अभी आपको खनिज तत्व बताए हैं, ये सभी खनिज तत्व हम लोग भोज्य पोषक पदार्थों के माध्यम से ही शरीर ग्रहण करता है, शरीर को प्राप्ति होती है, कोई भी डायरेक्ट नहीं लेना होता है। जल जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी जल के एक अणु में 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन का होता है। ये जल का एक अणु है। जल जो है जीव द्रव्य का मुख्य भाग बनाता है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है, यौगिक है, और जितने भी कोशिकीय क्रियाएं होती हैं सब जल में ही होती हैं। जीव द्रव्य की सक्रियता के लिए जल की कमी के साथ कम हो जाता है। जल जो है शरीर के ताप के नियमन में सहायता करता है। रुधिर का जो प्रमुख घटक होता है प्लाज्मा का निर्माण करता है। रुधिर, इसका 60% भाग रुधिर का प्लाज्मा होते हैं, और इसमें जो है रुधिराणु होते हैं अंदर 3 प्रकार के, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इसमें भी प्रमुख, यानी पूरे शरीर में आप समझ लीजिए कि जल सबसे एक प्रमुख भाग है पूरे शरीर में। और आपसे हमारा एक क्वेश्चन है कि शरीर में भार के अनुसार और शरीर में आयतन के अनुसार कितनी प्रतिशत जल होता है शरीर में, बाई वेट और बाई वॉल्यूम आपको बताना है। शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल के द्वारा बनता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। 2-3 क्वेश्चन मैं डेली आपके लिए रखता हूँ, तो आज भी ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो जीव द्रव्य आप सभी जानते हैं कि जो शरीर की मूलभूत इकाई होती है कोशिका, और उस कोशिका में जीव द्रव्य होता है, और उस जीव द्रव्य की सक्रियता के लिए जल की परम आवश्यकता होती है। शरीर के ताप नियमन के लिए जल की परम आवश्यकता होती है। जितनी भी कोशिकीय क्रियाएं होती हैं, कोई भी क्रिया हो, शरीर की कोई भी क्रिया हो, सब में जल की आवश्यकता होती ही होती है। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। क्लास जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, क्लास तो हमारी चली रही है, थियरी पार्ट यहाँ तक हो गया। और कोई भी डाउट आपके मन में लगे आप सभी कमेंट करके ज़रूर पूछें, और कोई भी आपका सजेशन हो आप लोग बता सकते हैं। साथ ही साथ जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता हो क्वेश्चन नंबर लिखते हुए आंसर बताने का प्रयास करें। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक, जितना हो सके आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को जाते रहें, पहुंचते रहें। गर्भावस्था के आरंभ के 20 सप्ताहों के दौरान गर्भवती स्त्री का वजन औसतन कितना बढ़ जाता है? गर्भावस्था के आरंभ से लेकर के 20 सप्ताह तक पूछा गया है, मतलब लगभग जो है 5 महीने तक। तो 2.5 किलोग्राम औसतन वजन बढ़ जाता है। 121 का सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, निम्न में से गर्भावस्था के अनुमानित चिन्ह व लक्षण हैं। गर्भावस्था के दौरान कई परिवर्तन होते हैं शरीर में, कुछ हार्मोनल चेंज भी होते हैं। तो इसमें देखेंगे तो एमेनारिया, स्तनों में परिवर्तन, गर्भ की हलचल, ये सभी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी, हो जाएगा उपरोक्त सभी। नवजात में अतिसार होने का कारण है। अतिसार होता क्या है? तो अतिसार होने का क्या कारण है? सेप्सिस, आंत की संरचनात्मक अनियमितता, परिगलनकारी आंत्रशोथ, ये सभी यहाँ पर हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। जो भी हमने आपसे 2-3 सवाल पूछते हैं हर क्लास में, आप उसे ज़रूर बताने का प्रयास करें। कल हमने क्वेश्चन पूछा था WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। बहुत लोगों ने आंसर सही किया था। इसी तरह से हमने एक क्वेश्चन कोई और भी पूछा था, पूर्ण गर्भावस्था के दौरान स्त्री के वजन में लगभग कितनी वृद्धि होती है? एक तो हमने पूछा था लगभग जो है 20 सप्ताह तक या फिर 5 महीने तक, तो 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है औसतन वजन में। और पूर्ण गर्भावस्था के दौरान यहाँ पर पूछा गया है, तो लगभग जो है 12 किलोग्राम तक की औसतन जो है वजन में वृद्धि हो जाती है, 12 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 125, प्रसव के पूर्ण होने पर गर्भाशय का वजन कितना होता है?
900 ग्राम। प्रसव के पूर्ण होने पर गर्भाशय का वजन कितना होता है? 900 ग्राम। और सामान्य बच्चे का जो बच्चा शिशु जो जन्म लेता है, नवजात शिशु, उसका वजन लगभग कितना होना चाहिए? नवजात शिशु का वजन लगभग कितना होना चाहिए? इसमें तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। बताइए आप सभी कमेंट करके। बता चुके हैं ऑलरेडी आपको 2-3 बार। BCG का टीका किस रोग के लिए असरकारी है? जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका लगाया जाता है। तपेदिक या क्षय रोग, या फिर इसी को TB रोग, या फिर इसी का नाम लिख देगा ट्यूबरकुलोसिस, पूरा नाम लिख देगा ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। इसमें से कुछ भी आपसे ऑप्शन में रहे तो आपको समझ जाना है कि BCG का टीका जो है ट्यूबरकुलोसिस, TB, तपेदिक या फिर क्षय रोग से रक्षा करता है, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। फ्लोरोसिस नामक रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जल में फ्लोरीन के उपस्थित होने से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होने की संभावना होती है। टाइफाइड में असरकारी दवा है, ये भी दूषित जल के द्वारा होने वाली बीमारी है, टाइफाइड, हैजा। तो टाइफाइड में असरकारी दवाई है। तो टाइफाइड में इन सभी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है आवश्यकता अनुसार। क्लोराम्फेनिकोल, एम्पिसिलिन, टाइमेथ्रिप्रिम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 129, विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के कारण मनुष्य को कौन सा रोग होता है? हैजा को अंग्रेजी में बोला जाता है कालरा। अगर आपको इसका नाम पता होगा अंग्रेजी में तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैजा। विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु वाहक होता, मतलब इसमें जिम्मेदार होता है हैजा या फिर कालरा बीमारी के लिए। दूषित जल के सेवन से ये बीमारी होती है। तो हैजा का नाम कालरा भी होता है, जानते रहिए, और विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के कारण ये बीमारी हो जाती है। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? लीवर को क्षतिग्रस्त करता है। अच्छा, हेपेटाइटिस में कौन सा प्रकार सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है? ये हमें आप कमेंट करके बताएं ज़रूर। ABC में से कौन सा ज़्यादा खतरनाक होता है? और हेपेटाइटिस, चलिए इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जब आगे रोग वाला, डिजीज वाला जब थ्योरी पार्ट आएगा तो उसमें आपको बताएंगे विस्तार से। तो 130 का A। 131, विवेक किस रोग को नियंत्रित करने में सक्षम वैक्सीन है? हेपेटाइटिस के लिए विवेक नामक वैक्सीन हेपेटाइटिस रोगों को नियंत्रित करने में सक्षम है। DPT, डिप्थीरिया, टिटनेस, परट्यूसिस या फिर काली खांसी। टीकाकरण में किस रोग को शामिल नहीं किया गया है? मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए था किस रोग को शामिल किया गया है, तो यहाँ पर डिप्थीरिया हो जाता है। बाकी 2 और हो जाएंगे, टिटनेस और परट्यूसिस या फिर काली खांसी, ठीक है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। 132 हो गया। इसके बाद 133 देखिए, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है? कुल 6 बीमारियों के लिए। BCG हो गया, DPT हो गया। 134, खसरा या फिर इसी को बोला जाता है मीजल्स का टीका प्रायः किस आयु में लगाया जाता है बच्चों को, शिशुओं को? 9 महीने में। खसरा या फिर मीजल्स का टीका 9 महीने में लगाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है? 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2008 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी और 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। ये हम करा चुके हैं ऑलरेडी क्लास में। सभी क्लासेज आप देख लीजिएगा, अगर आपने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे, वहाँ पर आपको सभी क्लासेज मिल जाएंगी और सभी क्लासेज आप देखते रहिएगा। डेली आपको ये क्लासेज दी जा रही हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो लक्ष्य है यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
शिशु मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना, 100% टीकाकरण को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से वह स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण जो महिलाओं की स्थिति सुधारने का कार्य करता है। कस्तूरबा मेमोरियल फंड, ठीक है, एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण है, एजेंसी है जो महिलाओं की स्थिति सुधारने का कार्य करते हैं। 137, गर्भावस्था के अंतिम महीनों में गर्भवती स्त्री को चलने पर दर्द होता है, यह किस जोड़ की सीमित हलचल के कारण होता है। गर्भावस्था के अंतिम महीनों में गर्भवती स्त्री को चलने पर दर्द होता है, यह किस जोड़ की सीमित हलचल के कारण होता है। ऑप्शन नीचे देख लीजिए यहाँ पर, सैक्रोइलियक जोड़, सैक्रोकॉक्सिजियल जोड़, सिम्फिसिस प्यूबिस या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिम्फिसिस प्यूबिस, जोड़ की सीमित हलचल के कारण ये दर्द होता है, सिम्फिसिस प्यूबिस। क्वेश्चन नंबर 138, 137 का सी हो गया। 138 देखिए, मातृ व बाल स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर है। माताओं और बालकों को विशेष स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराना, माँ व बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को उन्नत करना, प्रत्येक गर्भवती माँ को स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना। 139, ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य है। तो यहाँ पर भी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, MMR को कम करना, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देना। ध्यान दीजिएगा, जन्म मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देना ग्राम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल है। छोटी उम्र में होने वाले शादियों को रोकना, ये भी ग्राम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 140, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। देखिए यहाँ पर मुख्य लक्ष्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूज आप मत होइएगा। हमने एक प्रश्न ऐसे कल भी कराया था, उसमें मुख्य लक्ष्य पूछा गया था, कल या परसों वाले सेशन में था। ऐसे तो ये सभी लक्ष्य हैं, लेकिन इसमें मुख्य लक्ष्य पूछा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। बाकी जनसंख्या का नियंत्रण करना, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। लोगों तक उपयुक्त चिकित्सा सुविधा पहुँचाना, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। लेकिन सबसे मुख्य लक्ष्य क्या है इन तीनों में से, तो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141, सेशन कैसा आपको लग रहा है, आप ये सेशन कैसा लगा, वीडियो के अंत में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को आप सभी लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर जरूर कर दिया करें। बिल्कुल आपको निःशुल्क क्लासेज मिलती रहेंगी, और आगे आपको हम ये जो PDF है विद आंसर की आपको रिवीजन के लिए टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, निःशुल्क रहेगा, लेकिन थोड़ा समय देंगे उसमें हम अभी, ठीक है। अभी आप लोग प्रैक्टिस क्लासेस देखते रहिए, आगे हम PDF भी आपको देंगे, और इसके बाद हम लोग आगे जो है बिल्कुल सिलेबस पर टॉपिक, एक एक टॉपिक लेकर के उन पर जो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। और आपकी कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से की जाएगी, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे चैनल से जितनी भी जुड़ने वाली बहनें हैं, अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 141, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य है। उपरोक्त सभी है। व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखना, मानसिक रूप से स्वस्थ रखना। तो शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, ये तीनों ही इसके अंतर्गत शामिल हैं स्वास्थ्य के लिए। 142, निम्न में से परिवार स्वास्थ्य सेवाओं का भाग नहीं है। तो भाग नहीं है पूछा है, मतलब ये जो तीन है, परिवार नियोजन, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी परिवार स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अनुसंधान इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। 142 का डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नहीं है पूछा था आपसे। माँ के दूध में कितनी वसा पाई जाती है? 3.5 से 4 ग्राम। शिशु को 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना चाहिए। आप देखेंगे WHO की भी गाइडलाइंस है, और इसको लेकर के सरकार समय समय पर दिशा निर्देश जारी करती रहती है। तो माँ के दूध में लगभग जो है 3.5 से लेकर के 4 ग्राम तक वसा पाई जाती है, फैट पाया जाता है।
अच्छा, वसा की आवश्यकता क्यों होती है शरीर को? बताइए आप सभी कमेंट करके। कुपोषण से बचाव हेतु आवश्यक उपाय है। बच्चों में जो है एक बीमारी हो जाती है मेरेस्मस। तो माँ को पोषण संबंधी शिक्षा, स्तनपान को प्रोत्साहन, माँ की समुचित प्रसव पूर्व देखभाल, ये सभी शामिल हैं कुपोषण से बचाव हेतु। 144 का डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, निम्न में से अंडा किसका अच्छा स्रोत है? अच्छा, हमने जब आपको प्रोटीन पढ़ाया था उसमें हमने बताया था आपको कि प्रोटीन में 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनकी शरीर पूर्ति स्वयं कर लेता है, उन्हें बोलते हैं साधारण अमीनो अम्ल। और 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं, टोटल 20 अमीनो अम्ल शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो और बाकी जो 10 अमीनो अम्ल होते हैं जिन्हें भोजन से प्राप्त करना होता है, भोज्य पोषक पदार्थों से, इनको कहा जाता है अनिवार्य अमीनो अम्ल। जिनका निर्माण शरीर में हो जाता है उनको कहा जाता है साधारण अमीनो अम्ल। डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो अंडा किसका अच्छा स्रोत आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए आप यहाँ पर। तो अंडा जो है अनिवार्य अमीनो अम्ल का अच्छा स्रोत है, ये पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, इसके बाद निम्न में से कौन सा संक्रमण जल के द्वारा उत्पन्न होता है? यहाँ पे देखिए जल के द्वारा पूछा गया है। यहाँ पर देखिए हेपेटाइटिस ए, बी, डी और ए, साथ हमने ए, बी, सी लिखा था ऐसे करके ना, ए, बी, डी और ई। और हमने आपसे पूछा था कि कौन सा हेपेटाइटिस का प्रकार इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए भूल से तो प्लीज़ आप सभी बता दिया करिए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप तक बिल्कुल जो भी क्लासेस चले सही रहें और उसमें कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस ए, 146 का बी। जल के द्वारा फैलने वाला जो हेपेटाइटिस का प्रकार है हेपेटाइटिस ए, याद रखिएगा इसको आप सभी। निम्न में से किस शिशु के हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना अधिक होती है? हाइपोग्लाइसीमिया, तो एनीमिया ग्रस्त शिशु के हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। 147 का डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से कौन सा दुग्ध संचरित नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए हैजा, एंथ्रेक्स और डिप्थीरिया ये सभी होते हैं लेकिन टिटनेस नहीं होता है। तो आपसे पूछा गया कौन सा संचरित नहीं होता है दुग्ध के द्वारा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, टिटनेस। शिशुओं में दस्त होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है पूछा है। ये नहीं वाला वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो शिशुओं में दस्त होने का जो कारण होता है बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण होता है, एलर्जी भी हो सकता है, लेकिन वसा और प्रोटीन्स को अधिक मात्रा में लेना ये कारण नहीं होता है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से। टीबी तपेदिक यक्ष्मा टीबी की प्रथम प्राथमिक रोकथाम में शामिल है बीसीजी वैक्सीन, जो कि जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है शिशु को। 150 का बी। 151 का आंसर करिए, निम्न में से कौन से वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए पोलियो, मीजल्स या फिर खसरा और एड्स, ये तीनों वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं। ये जो विषाणु होता है या फिर वायरस होता है इसके बारे में एक खास बात हमने पहले भी बताया था, इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो है शरीर में पहुंचते ही, जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आते ही तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और अपने चारों तरफ एक एंटीजन का आवरण बना लेते हैं। यही वजह है कि इनको नष्ट करने में दिक्कतें होती हैं, ज़्यादा दवाएं नहीं होती हैं। और इनको अगर बाहर अगर हो ये तो मृत अवस्था में रहते हैं और लंबे समय तक वैसे ही पड़े रहेंगे। क्रिस्टल के रूप में इनको बोतलों में भी भरा जा सकता है,
लेकिन जैसे ही किसी शरीर में पहुँचेंगे, जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आएंगे, तुरंत जो है ये फिर जीवित हो जाते हैं। इसीलिए इनको जीवित और जो निर्जीव है या सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, टिटनेस। टिटनेस जो है वायरस से बीमारी नहीं होती है, बाकी जो पोलियो, खसरा और एड्स है ये तीनों वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। पूरक आहार देने की सही आयु कौन सी होती है? तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने तक तो केवल माँ का दूध ही बच्चे को मिलना चाहिए। माफ़ी चाहूँगा, यही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 6 माह तक केवल माँ का दूध मिलना चाहिए। हालांकि जो ऑप्शन है थोड़ा सा हमें यहाँ पर इसमें डाउट लग रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे हर क्लासेज में आपको मिल सकते हैं, 1-2 प्रश्न जहाँ पर थोड़ा सा डाउट होगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न डाउटफुल नहीं होना चाहिए। डाउटफुल होने से अच्छा है कि उस प्रश्न को हम पढ़ेंगे ही नहीं, या तो फिर उसका राइट आंसर हम आगे आपको बताएंगे। अगर आपको पता हो तो आप भी ज़रूर बताइए। ठीक है, बाकी इसमें ए वाला यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153, समेकित बाल विकास परियोजना ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कराया है। जो शुरू की क्लासेस चली हैं 1, 2, 3 क्लासेस, उसमें समेकित बाल विकास परियोजनाओं या फिर सेवाओं से संबंधित कई प्रश्न हमने करा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर सेवाएं या फिर परियोजनाएं एक ही बात है। लेकिन इसमें ध्यान आपको ये देना है कि जब समेकित बाल विकास परियोजना के बारे में पूछा जाएगा तो 1974 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। वहीं पर जो ICDS है, समेकित बाल विकास सेवाएं जो है ये प्रारंभ हुई थी 1975 में, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो कार्यकाल है 1974 से लेकर के 1979 तक था। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 154, भारत सरकार द्वारा विशेष पोषाहार कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1971। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 155, केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना किस वर्ष लागू करने का फैसला किया गया? तो 2004 में इस बीमा योजना को लागू करने की शुरुआत की गई थी। ये फैसला किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके भविष्य को सुरक्षित बनाया जाए, 2004। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 156, बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थिभंग के जोखिम को घटाने के लिए किसकी पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है? जब आयु बढ़ने लगती है, ज़्यादा आयु होने पर, ऑस्टियोपोरोसिस जो अस्थिभंग ये संबंधित बीमारी है वृद्धावस्था में या फिर ज़्यादा आयु होने पर, तो कैल्शियम और व्यायाम की पर्याप्त आवश्यकता होती है। कैल्शियम की कमी से ही ऑस्टियोमेलेशिया कम उम्र में या ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा उम्र में, बच्चों में रिकेट्स, ये सभी जो है कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी। हालांकि रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से, और विटामिन डी का निर्माण या विटामिन डी ये सभी जो है अस्थियों के लिए आवश्यक होते हैं, या कैल्शियम की मात्रा। और विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 157, किसके दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है? तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि वसा में अघुलनशील। शेष जो विटामिन है A, D, E, K वे वसा में तो घुलनशील होते हैं लेकिन जल में अघुलनशील हैं, जबकि बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है, वसा में अघुलनशील। तो खाना पकाने के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, इनके अधिक ह्रास होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 158, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, जन वितरण प्रणाली।
तो एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। 158 का सी इज द राइट आंसर। खाद्य सुरक्षा प्रणाली, ना कि प्रबंधन, ना कि उत्पादन, ना कि व्यय, बल्कि खाद्य सुरक्षा प्रणाली। आहार में वसा की कमी से किस प्रकार की समस्या हो सकती है? तो लिनोलिक अम्ल की कमी, एरिकीडोनिक अम्ल की कमी, ये दोनों ही हो सकता है आहार में फैट की कमी से। आप देखिए जो त्वचा होती हैं उनमें आप देखेंगे तो जो ऑयली या फिर उस तरह की चीज़ें होती हैं, तो त्वचा को चिकना बनाने के लिए भी फ़ैट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर में फ़ैट की आवश्यकता अन्य चीज़ों के लिए भी होती है। और अगर फैट या वसा की कमी होती है तो लिनोलिक अम्ल की कमी हो जाती है और एरोकिडोनिक अम्ल की भी कमी हो सकती है आहार में वसा की कमी से। तो यहाँ पर सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों राइट आंसर। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। सेशन को आप सभी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या फिर आप चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आगे के जो भी वीडियो अपलोड होते हैं। और ये सेशन आपको डेली मिलेंगे इसी प्रकार से। तो आज के सेशन का लास्ट प्रश्न देख लीजिए। लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है? सभी के लिए लगभग स्वस्थ, मतलब शरीर हमारा स्वस्थ रहे और इसके लिए जितने भी पोषक तत्व हैं या पोषक तत्व वाले आहार हैं उनके अंतर्ग्रहण को यानी शरीर को प्राप्त होता रहे, तो इसको किस नाम से परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। अनुशंसित आहारीय अनुमतियाँ, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, अनुशंसित आहारीय अनुमतियाँ। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। और कोई भी डाउट लगने पर आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं वो भी आप कमेंट करके बताएं। और जिन प्रश्नों के आपको आंसर पता होते हैं क्वेश्चन नंबर लिख करके ऑप्शन के साथ उनका राइट आंसर भी बताने का प्रयास करें। और वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखा करें और वीडियो को आप लोग लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें सेशन को। धन्यवाद।